नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच आते हैं जिन पर हम सभी मिलकर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो बातचीत होने वाली है 1 बजे आज ठीक रात को, क्या उसमें समझौते पर दोनों ही मुल्क कहीं पहुंचेंगे या नहीं। दरअसल ये मुलाकात इसलिए अहम बताई जा रही है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसमें साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो बड़बोले राष्ट्रपति के रूप में आजकल बेहद फेमस हो रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम करे। दूसरी तरफ जब वो सत्ता में चुनाव वो लड़ रहे थे और 20 जनवरी को जब उन्होंने सत्ता पर आसीन हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि वो माफ करेगा, वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे रुकवा देंगे। लेकिन 20 जनवरी की तारीख बीते 8 महीने हो गए, अभी तक युद्ध रुका नहीं। तो क्या ये युद्ध रुकेगा या नहीं, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि इस आज की मुलाकात में बहुत अहम चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि आखिर ये बातचीत अगर होती है, मध्यस्थता अगर ट्रंप करा पाते हैं तो कितना फायदा दोनों देशों को हो सकता है, या इसकी जद में कोई और देश भी आ सकता है। खासतौर से जो इशारा है वो भारत की तरफ है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पर भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोशिश वो ये कर रहे हैं क्योंकि रूस को सपोर्ट भारत कर रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देखा जाए कि भारत के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या वो होगा, ये हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और मैं हूं आपके साथ किरण। जिस तरह से आशीष और गीतू ने यहाँ पर बताया कि हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो लबोलुबाव इस बात को समझा जा सकता है कि इसका असर जो है वो डेफिनेटली भारत पर पड़ेगा। अगर बात बनती है तो भी पड़ेगा और नहीं बात बन पाती है तो भी इसका असर पड़ेगा। और वहीं देखिए कि अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से जो है एक नाराजगी जाहिर करते हुए कि रशिया से आप तेल क्यों खरीद रहे हैं, आप वेपन की खरीदारी क्यों कर रहे हैं, आपको ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको बंद करना होगा, ये तमाम बातों को कहते हुए एक प्रेशर डाला गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो 25% का अतिरिक्त जो टैक्स है वो लगा दिया जाएगा, टैरिफ लगा दिया जाएगा। और देखिए वही हुआ, 50% का ये टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। इसका जिक्र भी देखिए भारत के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और साथ ही जो वहां के वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से भी सामने आ गया है कि भारत जैसे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था से एक तरह से नाराजगी को मोल ले लेना सही नहीं है। और इसको लेकर के उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं इशारे में कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझे। लेकिन खैर चलिए, वो मुद्दा एक अलग हो जाता है। वापस से हम आते हैं जो अलास्का में ये मुलाकात होगी। जिस तरह से आशीष ने बताया कि रात तकरीबन 1 बजे जो है ये मुलाकात होने वाली है, हर किसी की नजर रहेगी। देखिए भारत पर इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि रशिया से अगर युद्ध को रुकवाना है कि रशिया इसमें पहल कर दे कि यूक्रेन के साथ वो युद्ध ना करे, इसके लिए रशिया को ही समझाना होगा। तो उनको पता है कि भारत से बेहतर कोई और नहीं हो सकता जो रशिया को यहां पर समझा सके, जो रूस को यह समझा सके कि आपको नहीं युद्ध लड़ना है, आप यूक्रेन को बख्श दीजिए। अब ऐसे में ये देखिए कि भारत सिर्फ ये कहता है कि ये आपका अंदरूनी मामला है। हाँ, हम ये कहेंगे कि शांति व्यवस्था कायम रखें, हर चीज शांति से ही सुलझ सकते हैं, आप युद्ध नहीं यहां पर कर सकते हैं। अब इसके बाद जब ये प्रेशर डाला जाएगा और बात नहीं बनेगी तो वाकई भारत के ऊपर में इसका असर पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ट्रंप और नाराजगी हो सकता है पलक डालते हुए कुछ और भी टैरिफ जो है एक्स्ट्रा लगा दे भारत के ऊपर में, क्योंकि उनको रास्ता और कोई सूझ नहीं रहा है। बिल्कुल किरण, क्योंकि इससे पहले भी एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी थी जब हम सोच रहे थे कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो शायद अब रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आया। यूक्रेन ने जिस तरीके से हमला किया रशिया पर, तो लगा कि अब और ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो युद्ध हो रहा है। लेकिन अभी इस युद्ध के अगर हम बात करें, जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को उठानी पड़ रही है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को उठानी पड़ रही है। अभी ईरान में भी जो एस्केलेशन नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि ऑलरेडी जो एक युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से इतना प्रेशर जो है उनकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। क्योंकि देखिए भारत जो है वो विन विन सिचुएशन में रहा। 3 साल बाद जाकर ये वेस्टर्न कंट्रीज को जो है वो समझ आ रहा है कि भाई ये तो 3 साल पहले ही हो रहा था ना कि भारत डिस्काउंटेड प्राइस, आपने अपनी डिप्लोमेसी, आपने अपने रिलेशंस रशिया के साथ खराब करे युद्ध छेड़कर। यहाँ पर अगर भारत तो भाई यूक्रेन के साथ भी वैसे ही संबंध रख रहा है और रशिया के साथ भी वैसे संबंध रख रहा है, और
हम अपनी मतलब हमारी तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, एकदम से 3 साल बाद ट्रम्प को याद आ गया कि जी भाई हमने डिस्काउंटेड प्राइस से वहां पर रशिया से हमने जो है ऑयल लिया है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज को दिया, फॉर वेस्टर्न कंट्रीज वी डिड दिस। और पर यहाँ पर ये देखिए, इसके लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि ये जो ट्रम्प की नीति है कुछ समझ में नहीं आ रही है। भारत को क्यों बीच में इंक्लूड किया जा रहा है और क्यों यहाँ पर टैरिफ जो वॉर है एक तरह से वो शुरू की जा रही है, इसके पीछे क्या लगता है आशीष आपको? कि क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि अगर इन दोनों के बीच में मध्यस्थता नहीं होती है, यूक्रेन और रूस के बीच में, तो भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। नहीं, ये जो आज बात होने जा रही है, जो अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की, तो इस बात को हमें समझना होगा कि तकरीबन 7 साल के बाद ये दोनों ही जो नेता हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। आज की तारीख में सबसे अहम मुद्दा क्या है? आज की तारीख में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो है। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। 2014 का वो साल जब रूस ने क्रीमिया पर हमला करके जो यूक्रेन का एक पार्ट होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया, जिसके खिलाफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आ गई और उन्होंने कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो रूस के ऊपर लगा दिए। उसके बाद इन प्रतिबंधों से रूस ना डरा ना पीछे हटा, वो उसने क्रीमिया पर अपना कब्जा बरकरार रखा। उसके बाद फिर कई साल बीत गए, जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए पहल करने लगा, तब साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये नाटो में शामिल नहीं होंगे। बुदापेस्ट की जो समझौता हुआ था 1994 में, जिनमें 4 मुल्क थे, रूस था, यूक्रेन था, अमेरिका था और ये जो 3 मुल्क थे, इन 3 मुल्कों के बीच में ये समझौता हुआ था और ये कहा गया था कि भाई एक तो न्यूक्लियर वेपन्स अपने यूक्रेन सबमिट करेगा और यूक्रेन को हमेशा जो सैन्य सहयोग होगा वो रूस देता रहेगा और कभी भी अपने अधिकार क्षेत्र को वो बढ़ाएगा नहीं। लेकिन नाटो में जाने को लेकर उस समय भी रूस की तरफ से, हालांकि उस समय सोवियत संघ था, उस समय भी ये साफ कहा गया था कि भाई आप जो है इसमें आप शामिल नहीं होंगे, आप नाटो में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जैसे समय बीतता गया, यूक्रेन में जब सत्ता परिवर्तन आया, जेलेंस्की साहब आए, वो नाटो में शामिल होना चाहते थे। जब रूस को ये बात नागवार गुजरी, रूस ने हमला कर दिया। 2022 में जब ये हमला शुरू हुआ तो उस समय सबसे अहम बात ये थी कि कई यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने चेतावनी दी कि आप इस युद्ध को रोक दो, नहीं तो हम कई सारे प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन रूस रुका नहीं। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि तकरीबन 1000 से ज्यादा जो फॉरेन जो कंपनियां थी जो रूस में अपना कामकाज कर रही थी, उन्होंने अपनी वहां से बोरिया बिस्तर को समेटा और वहां से निकल गए। इससे रूस के जीडीपी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। 40% उनकी जीडीपी का जो हिस्सा था वो इन कंपनियों के द्वारा आता था। तकरीबन 10 लाख एम्प्लॉयमेंट इन कंपनियों ने दिया था, जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी। तो ये जो सैंक्शंस हुए उसमें क्या हुआ कि रूबल की जो कीमत थी वो गिर गई। 2018 का वो दौर था जब भारत रूस से केवल 1.8% अपनी जरूरत का तेल लेता था। लेकिन जब ये सैंक्शंस लगाए गए और रूस ने अपनी तेल की कीमतों को कम किया और भारत और चीन की तरफ देखा, तब भारत ने अपनी तेल को कंज्यूम करने की जो क्षमता थी उसको रूस की तरफ ज्यादा झुकाया और आज की तारीख में हम 20% जो हमारा तेल है हम रूस से लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में हम 20% से ज्यादा जो हथियार है वो भी हम रूस से ही खरीदते हैं और यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। अमेरिका ये कह रहा है कि जो चाइना से और भारत से जो तेल के माध्यम से और हथियारों के माध्यम से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल जो है रूस जो है वो यूक्रेन पर हमले करने के लिए कर रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत। लेकिन आशीष, आपको लगता है वाकई ऐसा है या फिर यहाँ पर जो ट्रंप है वो एक तीर से 2 निशाने साध रहा है? नहीं, देखिए, ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप का तो उनके मुल्क के जो लोग हैं वही समर्थन नहीं दे रहे हैं। एक प्यू रिसर्च है जो अमेरिका में कराई गई है डोनाल्ड ट्रंप के ठीक इस विजिट से पहले, जब अमेरिका के लोगों से ये पूछा गया कि जो ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात होने जा रही है उस पर वो क्या सोचते हैं, तो 59% अमेरिकी लोगों का मानना है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध पर कोई भी समझदारी से भरा जो फैसला है वो नहीं ले पाएंगे। ये वयस्कों के बीच में कहा गया था और इसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि कोई समझदारी से भरा फैसला नहीं ले पाएंगे।
40% लोगों ने कहा कि समझदारी से भरा फैसला हो सकता है। 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इवन मुझे लग रहा है जेलेंस्की भी यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि ये सिर्फ पुतिन के तरफ से जो है एक खाना पूर्ति है और वो ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं है कि ये युद्ध बंद हो। उनकी तरफ से अभी हाल फिलहाल में ये जब बैठक यानी कि बातचीत का दौर शुरू होने वाला था, उससे पहले पहले उनका ये बयान जो है वो सामने आ गया कि उन्हें लगता नहीं है कि रशिया, रूस, पुतिन जो है वो युद्ध को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ऐसे में देखिए, लेकिन अगर ये युद्ध गीतू और पलक अगर यहाँ पर ये समाप्त होता है तो भारत को इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए अमेरिका और रशिया दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस करने में जो है वो भारत कामयाब रहेगा। रिश्ते दोनों तरफ से बेहतर है। देखिए रशिया को भी नाराज नहीं किया है यहाँ पर भारत ने। अगर जितना भी आप टैरिफ लगा दो, जुर्माना आप लगा दो, पेनल्टी आप लगा दो, ठीक है, लेकिन हम रशिया के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर बात बन जाती है तो समझिए कि होगा कि रशिया ने देखिए भारत की ये स्थिति को देखते हुए कि इतना टैरिफ लग रहा है, ठीक है, हम युद्ध बंद करने की कोशिश करते हैं, संभव लग रहा है, मतलब ये जस्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज को लेके। दोनों जो देश के नेता है ना किरण, वो अड़े हुए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि पुतिन देखिए और जेलेंस्की चाहते हैं, किसी भी जेलेंस्की तरह से बखूबी चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है। अगर अमेरिका और बाकी देश अगर उनका साथ नहीं देते हैं तो अभी का अभी यूक्रेन जो है वो खत्म हो जाएगा, आगे के युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेगा, पता है बहुत अच्छे से। इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए, लेकिन वहीं पर जो पुतिन है वो बिल्कुल नहीं चाहते। उन्होंने कहा जब तक नाटो देश, जिसका जिक्र देखिए आशीष ने भी किया, जब तक उस बात पर आप समझौता नहीं करोगे, जब तक उस चीज पर आप अग्रीमेंट नहीं कर लोगे, ओके नहीं कर दोगे, तब तक युद्ध नहीं बंद करेंगे, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा जो है वो खतरे में आती है। ये पुतिन का कहना है। पलक बिल्कुल, क्योंकि देखिए रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रशिया तो पहले दिन से ही गलत नहीं था। अमेरिका की हमेशा से ये रणनीति रही है कि दूसरे देश में अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसके पड़ोसी मुल्क में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा देना। अब नाटो को अगर रशिया सर पर बिठा लेगा, अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि आने वाले समय में अगर यूक्रेन के साथ कोई चुनौती होगी तो ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है आके जो है हमला बोल देंगी। तो देखिए रशिया तो अपनी जगह पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि जो नाटो में जेलेंस्की शामिल होने की जो जिद पकड़े हुए हैं, ये जिद जो है वो विनाश की ओर लेकर जाएगी। उस वक्त भी जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन हम बात करें, वो कह रहे थे कि ये जो जिद है ये सिर्फ उस कंट्री को फेलियर देगी। और वही होते हुए नजर आ रहा है कि रशिया क्या है, रशिया को तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि रशिया को तो नुकसान ही नहीं हो रहा है, रशिया को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली आपकी प्रॉक्सी वॉर के लिए, अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर के लिए मतलब क्या किया आज तक अमेरिका ने? यही तो किया, दूसरे मुल्क जो है उसको ऐसे निचोड़ दिया कि कुछ बचता नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इन सभी कंट्रीज के अंदर हमने देखा है कि अमेरिका जहां पर भी दखल अंदाजी करता है उस देश की बर्बादी तय है। और वैसा ही यूक्रेन में पिछले 3 सालों में हुआ। और जब ये शुरुआती जंग हुई थी और जेलेंस्की के लिए ये भी कहा जा रहा था, पलक उस टाइम पे आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं उनकी ईगो है, जिद है, वहां पर वो लोगों को नहीं देख रहे हैं कि उनके देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जंग को उन्होंने जिस तरह से शुरू किया, हो सकता था बातचीत करके कुछ मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जेलेंस्की की तरफ से। बीच में कई बार भारत ने भी प्रोवोक भी तो किया गया, प्रोवोक भी किया गया, अमेरिका की तरफ से किया गया, बाकी नेटो देशों की तरफ से यानी मदद का भरोसा देकर कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए वो बाहर से अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध को देख रहा है और अब मध्यस्थता भी वही कराएगा। और जहां पर आप खड़े थे वहीं खड़े हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जितनी जमीन अगर इस दौरान ऑक्यूपाई की गई है रूस की तरफ से या फिर यूक्रेन की तरफ से, वापस कर दी जाए, और वो शायद नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ही फायदा हुआ इस युद्ध का, ये समझिए। इतना नुकसान जो हुआ है दोनों देशों को, उसकी भरपाई बहुत आसानी से लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जितना मिस हैंडल जो बाइडेन ने अमेरिका में वर्ल्ड वाइड अगर हम कहें कि सिचुएशन को किया, उससे कहीं ज्यादा गुना मैं कहूंगी कि ट्रंप और भी बुरा कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फॉर वर्स्ट टू वर्स्ट वो अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। वहां के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या मतलब परेशान कर रखा है। पहले जो बाइडेन था वो युद्ध पे युद्ध करवाई जा रहा था, वो कम नहीं था, जिस युद्ध को आप बंद नहीं कर पाए उन्होंने टैरिफ शुरू कर दिया। तो मतलब जो ऑलरेडी आग लगी हुई थी अमेरिका की वजह से, उन्होंने और घी डालने का काम किया है कि एक तरफ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरुआत कराई, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से मंदी के दौर से गुजर रही है, जबकि कोविड के बाद हमें रीबूस्ट की जरूरत थी, लेकिन ये रशिया यूक्रेन शुरू करवा दिया। अब भाई
बार बार राग लाप रहे थे, मैं आ जाऊंगा तो मैं युद्ध रुकवा दूंगा, युद्ध रुकवा दूंगा। आपने तो वर्स्ट किया, आपने क्या किया, आपने आग के अंदर और घी डाल दिया। जो इकोनॉमी पहले कंट्रीज की फ्लॉप हो रही थी, आपने कहा चलो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं टैरिफ से और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर वजह जो थी ना किरण, वो नोबेल प्राइज लेने की थी कि ट्रंप को जो फोकस है, उनको क्या दिख रहा है कि उन्हें शांति दूत घोषित कर दिया जाए जी। और इसलिए इसी मध्यस्थता के लिए आगे फोकस बढ़ के रहे हैं। तहत जो है ये अलास्का में जो बैठक होने जा रही है, बातचीत का दौर चलेगा। मुझे लग रहा है फोकस वही रहेगा, ट्रंप के सामने में तस्वीर होगी नोबेल पीस प्राइज की, और वही वो देखते हुए जो है पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वाकई पुतिन जो है इसी बात पे अड़े रहेंगे कि जेलेंस्की को नेटो में शामिल नहीं, यानी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना है। ये जब तक चीजें कंफर्म हो जाएंगी तभी हम युद्ध बंद कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। और जो अभी तक का नुकसान रहा है वो तो है ही। आगे देखिए, रशिया है कहीं ना कहीं से तो अपनी चीजों को वो भरपूर पूरी तरह से तैयारी उसको कर ले रहे हैं, लेकिन यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन की तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आशीष, देखिए, दरअसल अभी जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, उससे पहले भी कई बार वार्ता करने की कोशिश की गई। उस समय रूस की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया कि वो किन शर्तों पर यूक्रेन के साथ जो युद्ध है वो रोक देंगे, जिनमें शर्त ये थी कि लगभग 20% हिस्सा यूक्रेन का, जिन पर रूस इस समय कब्जा कर चुका है, चाहे वो क्रीमिया की बात करें, डोनेट्स्क की बात करें, लुहांस्क की बात करें, खेरसॉन की बात करें, जोपोर्जिया की बात करें, वो सभी हिस्से जो हैं वो रूस में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है। रूस ये कहता है कि ये सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर जो है वो सोवियत संघ के रहे हैं, यानी रूस के रहे हैं, और इन्हें छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। पुतिन कई बार इस बात को बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपना दावा पूरी तरीके से छोड़ दे और इन इलाकों को रूस का जो हिस्सा है वो स्वीकार कर ले। दूसरी जो शर्त है रशिया की वो ये है कि नाटो में किसी भी तरीके से यूक्रेन भविष्य में शामिल नहीं होगा। इसको लेकर वो एक लिखित आश्वासन जो है वो दे। अब आते हैं कि ये बात बन क्यों नहीं पा रही है। दरअसल यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो इस समय यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही हैं, अगर अमेरिका के पार्ट बात करें, खासकर ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो ये कह रही हैं कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। वो रूस की शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो संप्रभुता है उसका समर्थन वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए सुरक्षा की गारंटी, कोई समझौता जो है वो नहीं हो सकती। अभी जर्मन की जो चांसलर है मर्च, उन्होंने भी इस बात को लेकर एक वर्चुअल बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की जो सुरक्षा है उसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर उतनी स्पष्ट नहीं है या फिर उतनी क्लियर नहीं है जितनी क्लियर जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात यहाँ पे दर्शकों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय जब उनका पहला कार्यकाल था जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, माफ करिएगा ट्रंप का, तो उस समय उन दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई थी। और सबसे अहम बात यह है कि वो सुर्खियां मुलाकात इसलिए बनी थी कि इन मुलाकात के बीच में क्या कुछ निकल कर आया वो आज तक किसी ने नहीं जाना कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई। हालांकि जो सूत्रों से खबर बाद में सामने आई उसमें यह कहा गया, अमेरिका ये कह रहा था रूस को कि आप हमारे चुनाव में जो है वो दखल ना दें। एक वजह अपने दर्शकों को बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि अलास्का में ही आखिर ये बैठक क्यों हो रही है। इस बात को दर्शकों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अलास्का वो जगह है जो यूक्रेन से भी दूर है, जो यूरोपियन कंट्रीज से भी दूर है, और अलास्का के जिस जगह पर यह मीटिंग हो रही है वहां से सबसे नजदीकी जो रूस का हिस्सा है चुरुकोटका, वो महज 90 किलोमीटर दूर है। और अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना होती है तो बिना किसी दूसरे मुल्क के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किए हुए जो रूस है वो उस जगह पर पहुंच सकता है, यानी किसी दूसरे देश से उसके ऊपर फ्लाइंग जो है वो रूस को नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ऐसे लोकेशन को, आइसोलेटेड लोकेशन को रूस ने चुना है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा का ख्याल हो। एक बात दर्शकों को और बताता चलूं कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात सिक्योरिटी की नजर से इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पर पानी की बोतल से लेकर मेज से लेकर हर चीज की बारीकी से जांच की जाएगी। दोनों ही सुरक्षा एजेंसियां, चाहे अमेरिका की बात करें या रशिया की बात करें, वो अपनी अपनी तरफ से चीजों को रखेंगे। पानी की भी बोतलें, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, खाने पीने की भी चीजें जो हैं वो दोनों मुल्कों की अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक पानी की बोतल आएगी दोनों पिएंगे, अलग अलग सब कुछ रखा गया है। सिक्योरिटी रीजन यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू करता बिल्कुल। है। और ये अपने दर्शकों को बताता चलूं कि इसका इंपैक्ट जो होगा वो
बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर ये समझौता नहीं होता तो आने वाले समय पर भारत पर और ज्यादा जो टैरिफ है वो बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो डोनाल्ड ट्रंप वही करेंगे और वो और ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि हम तकरीबन 63 अरब डॉलर से ज्यादा 2019 से लेकर 2025 के बीच में रूस से हम हथियार खरीद चुके हैं। हम अपने हथियार क्षमता का 20% से ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो रूस से करते हैं। हम अपनी तेल क्षमता का 20% से ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो रूस से करते हैं। रूस और भारत में बेहतरीन रिश्ते हैं। अगर आज आप और मुझे लग रहा है किसी भी भारतीय आशीष, से इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रंप है यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके रिश्ते अच्छे ना हो और भारत जो है वो अमेरिका के साथ बेहतर एक रिश्ते बना सके और हमारी बातों पे चले। यही ट्रंप जो है लगातार और ये कोशिश करते दबाव हैं। की नीति है, मतलब कि ये देखिए किरण, इतना दबाव भारत पे डाल दो कि वो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर आपके पास आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की जो अपनी कूटनीति है वो उसके तहत भी किस तरह से ट्रंप के आगे झुकेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक भारत को अपनी कूटनीतिक में जिसकी बात ये कर भी रही थी पलक की, हम बहुत स्मार्टली जो है वो खेलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनकी पूरी टीम है वो बहुत स्मार्टली चीजों को लेकर के चलते हैं। तो ऐसे में हमें अमेरिका का भी साथ जो है हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डील होते हैं, ट्रेड डील होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसे शायद हम जानते भी नहीं है और वो चीजें जो है खुद के सामने भी। अगले महीने जब पीएम मोदी जाएंगे तो कुछ संभावनाएं हैं कि चीजों को बैलेंस करके आए, क्योंकि हमारे लिए अमेरिका भी जरूरी है। और पुतिन ने अगर इस मुलाकात के लिए हामी भर दी कि चलिए हम मिल लेते हैं अलास्का में जाकर के, जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की, इतने सिक्योरिटी के बीच में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के साथ बातचीत जरूर रही होगी। पुतिन ने बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री के साथ भी की होगी कि क्या करना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना हम अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक मुलाकात जो है इसमें प्रधानमंत्री की भी हामी जरूर रही होगी। बिल्कुल, लेकिन पलक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त ट्रंप के लिए। दोनों देशों में मध्यस्थता कराने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हालांकि पहले बहुत प्रयास हो चुके हैं लेकिन विफल रहे हैं। कि ट्रंप, अगर हम एक्चुअली में ट्रंप को अभी समझें और अमेरिका को समझें, अमेरिका जो है अभी बहुत जली पड़ी है, मैं कहूँगी फूकी पड़ी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रिक्स जो लगातार मजबूत हो रहा है, आप ऐसे समझिए कि जब हम टॉप इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, चाइना से आप सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है, वेस्टर्न जो हम पूरी कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की हम बात करें जो एक समय में इनका दमखम मांगना जाता था, वो लगातार अपनी डिमिनिशिंग इकोनॉमी में जा रहा है और हम लगातार इंक्रीजिंग अपनी इकोनॉमी में जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जो है वो थर्ड इकोनॉमी, सबको लग रहा होगा एम ही बोल रहे हैं, पीएम एम ही बोल रहे हैं, विकसित भारत बन जाएंगे, थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, चौथी पे तो हम आ गए। मतलब अब सब लोगों को बहुत शौक हो रहा है। इवन मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं, वो भी शौक हो रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे कह रहे थे। चाइना का भी चाहूंगी कि क्या चाइना पे हम भरोसा चाइना भी करेंगे? तो ब्रिक्स में है ना। नहीं, हम भरोसा कर सकते हैं नहीं, क्या? हम तो चाइना पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ट्रम्प की इनसिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी सिर्फ इंडिया से नहीं है। इंडिया तो ट्रम्प को अंदर से पता है कि यार ये अच्छा देश है, किसी को फालतू तंग नहीं करता, अपना विकास चाहता है और किसी से कोई ईर्ष्या भावना नहीं रखते हम। हमारे कभी किसी भी लीडर की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रम्प को जो आफत आई हुई है वो पूरे ब्रिक्स से आई हुई है कि ये ब्रिक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है। और हम, क्योंकि पहले क्या होता था किरण, यूएन के कोई फैसले लिए जाते थे, आईएमएफ के कोई फैसले लिए जाते थे, कुछ भी फैसले लिए जाते थे, अच्छा कौन डिसाइड कर रहा है जी, अमेरिका डिसाइड कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, सारा इकोनॉमी का ही तो खेल है ना। अब ब्रिक्स जो मजबूत हो रहा है, अब कह रहे हैं हम आपके डॉलर पे भी निर्भर नहीं है होना चाहते हैं, तो उनको इस बात का डर लग रहा है कि जो सुपर पावर बार बार कहा जाता है, तो 3 सुपर पावर ये ना बन जाए। बिल्कुल। तो क्या पलक ये कहे कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि चाइना पे टैरिफ लगाया था, उसके लिए अभी कुछ और वक्त दे दिया गया है, लेकिन भारत पे टैरिफ जो है कंटिन्यू, तो क्या तोड़ने की एक कोशिश है? नहीं, उन्हें भारत से भी, अभी अगर हम बात करें तो भारत से व्यक्तिगत मुझे लगता है ट्रम्प के पीएम मोदी से एक्चुअल में अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स मजबूत ना हो, इसलिए बार बार चाइना को तंग करना, बार बार रशिया को तंग करना, बार बार, क्योंकि बिकॉज अमेरिका नीड्स चाइना को अमेरिका की जरूरत नहीं है। और अमेरिका कभी साथ हो नहीं सकते, लेकिन वहां पे ट्रेड हो रहा है ना। वहां के जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, अगर आज मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला ले ले
कि जो विदेश में बैठे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वहां से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उनकी इकोनॉमी को जो है, अमेरिका अपने खुद पर पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, खुद कूद रहे हैं ट्रम्प कुल्हाड़ी ये पे। मैं मान सकती हूँ, लेकिन बात ये मैं कह चीज रही की हूँ। अमेरिका के लिए अगर सबसे बड़ा अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे, भारत तो है ही, लेकिन उससे पहले चाइना आता है, पूरा उससे पहले ब्रिक्स है। चाइना आता है, रशिया ब्रिक्स के उसके साथ बाद, युद्ध क्यों बाकी नहीं देखिए शुरू साउथ किया? अफ्रीका की बात कर अच्छा, लीजिए, रशिया ब्राजील से की बात शुरुआत कर की, लीजिए, फिर चाइना, लेकिन फिर हालांकि इंडिया, ऐसा ब्रिक्स लगता नहीं है- चाहते लेकिन वो चाइना मजबूत। सबसे ज्यादा दरअसल- बढ़ती हुई इकोनॉमी। समय की कमी है, ऑप्शंस समय की है कमी वो है। ढूंढी जा रही है, नहीं। क्योंकि ब्रिक्स देश जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ वॉर खेल दिया है, अब हम चाह रहे हैं कि ठीक है जो बाकी देश हैं वो एकजुट हो और इस अमेरिका के चक्कर से थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि हर कोई अमेरिका के टैरिफ से परेशान हो चुका है। नहीं, चूंकि पलक जो कहना चाह रही थी 30 सेकंड में उसको कंक्लूड करूंगा। 2021 में जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि बहुत जल्द ब्रिक्स देशों के बीच में चलने वाले एक नोट का, मुद्रा का जो है वो चलन किया जाएगा। 2024 में इसे अमली जामा पहनाना था, लेकिन किसी कारणवश वो अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर ब्रिक्स ने अपने बीच यानी सभी मुल्कों के बीच चलने वाला अगर किसी एक मुद्रा का चलन शुरू कर दिया तो डॉलर गिरेगा। अगर डॉलर गिरता है तो सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचेगा। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान पहुंचेगा। वाइंड अप का समय हो रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस बात को कह दूं, मेरा कहने का अर्थ ये है, क्या ट्रंप बीच में एक दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो मजबूत ना हो, चाइना के लिए टैरिफ जो है वो ट्रम्प डिले तो कर ये देते कह रहे हैं। कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अच्छा हुआ ये यूं नहीं कह रहे हैं कि टॉम एंड जेरी के बीच का युद्ध रुकवा दिया। बिल्कुल, शुक्र ट्रम्प- है वो तो ट्रम्प कह फिक्शन सकते थी, हैं, शोले ट्रम्प मूवी कह में तो सकते कहते हैं। हैं कि मैं ठाकुर और गब्बर के बीच में समझौता करा दूंगा, तो मैं ये भी वो कर मोगेम्बो और सकते मिस्टर हैं इंडिया के बीच में भी कि समझौता चाइना करा को दूंगा। थोड़ा वो राहत दे भारत- रहे हैं, भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीयत यही है, नेचर यही है और यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के सामने देखना होगा कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के जो दावे कर रहे थे वो कितने सही और खरे उतरते हैं। तो न्यूज रूम में अभी के लिए इतना ही। कल हम फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा हम आपके बीच में करेंगे।